उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से लगा एक गांव तारापुर होता है दोस्तों। और इस गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ है। बच्चा तो हुआ है, लेकिन गांव के जितने भी लोग हैं वो बारी बारी से उस बच्चे को देखने के लिए आते हैं और उसे देखकर अचंभित खड़े रह जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जब वो बच्चा पैदा हुआ था तो उसकी जो कमर होती है, पीठ पर कई निशान थे और वो निशान समझ में नहीं आ रहे थे कि ये निशान किस चीज के हैं। गांव वाले कोई तो उसे भगवान का रूप बताता, कोई उसकी पूजा करता और कोई कह देता कि ये बर्थ मार्क है। अब यहाँ पर जिनके घर में वो बच्चा पैदा हुआ था वो बड़े परेशान और टेंशन में आ जाते हैं। डॉक्टर नॉर्मल बात बता देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों उस लड़के के निशान ऐसे थे कि मानो जैसे अभी ताजा निशान हो और बहुत ज्यादा उन्हें देखकर तकलीफ सी होती थी। ऐसे वो निशान उसकी कमर पर होते हैं, पीठ पर, और ये बात पूरे गांव में चर्चित होती है। दोस्तों ये कहानी सत्यता पर आधारित है और ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से लगा तारापुर गांव आप सर्च कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हम पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, इसी वजह से हम आप लोगों को इस कहानी में पूरी जानकारी दे रहे हैं। अब दोस्तों इस लड़के का नामकरण कराया जाता है। माँ इसी निशानों के साथ अपने बेटे को स्वीकार कर लेती है और अपने बेटे का पालन पोषण करने लगती है। इस लड़के का नाम रखा जाता है, लड़के का नाम राजेश रखा जाता है। और जो राजेश का पिता होता है दोस्तों, कारपेंटर का काम किया करता, तो वो इधर उधर घूमा करते, ऐसा उनका काम होता है। और ये जो राजेश होता है अब ये बड़ा होने लगता है। लेकिन दोस्तों गांव में एक शादी होती है और राजेश करीबन 1.5 महीने का होता है। अब दोस्तों उस शादी में थोड़े से पटाखे छूटते हैं जो आसमान में छोड़े जाते हैं। अब जैसे ही वो पटाखे छूटते हैं तो राजेश लीला पड़ जाता है और उसकी हालत बिगड़ जाती है। माँ तुरंत अपने बेटे को चारपाई से उठाती है और हॉस्पिटल ले जाती है और उसके चेकअप करा देती है। लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं पाया जाता, केवल बच्चा डरने के कारण वो लीला हो जाता है और उसकी बॉडी में ऐंठन आ जाती है। डॉक्टर नॉर्मल सी कुछ दवाइयां लिख देते हैं और बेटे को माँ को सौंप दिया जाता है, राजेश को। और माँ उस बेटे को घर लाकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसका पति घर आता है। वो कहता है कि भाग्यवान तुम क्यों रो रही हो? तो वो कहती है कि क्यों ना रोऊं, अब ये पटाखों की आवाज से भी डरता है और इसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि मुझे ही पता है कि मैंने कैसे हॉस्पिटल में गई हूँ। बहुत भारी पड़ गया मुझे आज ये दिन हॉस्पिटल का। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों धीरे धीरे राजेश बड़ा होने लगता है। जब राजेश 3 साल का होता है तो 3 साल का होने के बाद अब जितने भी राजेश को कहीं धमाके जैसे दिवाली पर पटाखे छूटते तो राजेश बहुत ज्यादा घबरा जाया करता, डर जाया करता और वो पटाखों से बहुत ज्यादा डरता है और बहुत ज्यादा उसे पटाखों से तकलीफ होती है। इसी वजह से जो राजेश के घर वाले होते हैं वो अक्सर दिवाली भी घर से बाहर मनाया करते और अपने बच्चे को सबसे अंदर रखा करते। बचपन से ही उन सभी को उसकी आदत का मालूम होता है। धीरे धीरे जिंदगी निकलती है, राजेश बड़ा होने लगता है और राजेश करीबन 9 साल का हो जाता है। अब राजेश 9 साल का हो जाता है, स्कूल भी जाता है। स्कूल में भी वो तेज आहट होती तो वो बहुत डर जाया करता और सोते हुए अक्सर वो ये कहा करता, एकदम से जैसे सोता रहता, कि माँ मुझे मार दिया किसी ने, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, इन चीजों में सभी में बहुत तकलीफ हो रही है। उसकी माँ भी घबराकर अपने बेटे को गले लगा लिया करती, लेकिन उस माँ के पास कोई भी समाधान नहीं था। वो माँ अपने बेटे को बार बार किसी पंडित के पास ले जाया करती, किसी तांत्रिक के पास ले जाया करती, यहाँ तक कि वो माँ अपने बेटे को एक मौलवी के पास भी ले जाती है कि कहीं से तो मेरे बेटे को आराम लगे। क्योंकि डॉक्टरों ने सभी बात नॉर्मल बता दी थी, लेकिन दोस्तों राजेश को कहीं से भी आराम नहीं लगता। उसकी जो ये हरकतें होती हैं वो इसी तरह से 9 साल तक चलती रहती हैं। अब हमने आप लोगों को बताया जो राजेश के पिता होते हैं वो कारपेंटर का काम करते हैं। अब इस गांव से जो तारापुर गांव है इससे थोड़े ही दूर एक दूसरा गांव होता है जहां पर खरसोल गांव का नाम होता है। खरसोल उस गांव का नाम है। और दोस्तों जो राजेश का पिता होता है आज काम से उस गांव में जा रहा है, तभी राजेश की उस दिन छुट्टी हो जाती है क्योंकि वो उठने में लेट हो जाता है। जब पिता कहीं पर काम के लिए जा रहा है तो राजेश रोने लगता है, कहता है कि माँ आज मैं भी पिताजी के साथ जाऊंगा, मुझे पिताजी के साथ जाना है। अब बेटे की जिद के कारण जो राजेश का पिता होता है उसे अपने साथ ले जाता है और अपनी पत्नी से कह देता है कि आज 2 रोटी इसके नाम की फालतू रख देना, कोई बात नहीं, क्योंकि राजेश की माँ वहां पर लंच पैक कर रही थी। खरसोल गांव में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर
राजेश अपने पिता के साथ आया था। तभी जो राजेश का पिता होता है वो कहता है कि चलो आज तुम्हें चाय पिलाता हूँ, ये चाय बहुत अच्छी बनाता है जो व्यक्ति है। तभी वहां पर राजेश और उसका पिता बैठ जाते हैं और राजेश का पिता चाय के लिए उस चाय वाले को बोल देता है। अब जो राजेश होता है उस चाय बनाने वाले को बहुत घूर घूर कर देख रहा था और काफी देर तक उसे देखने के बाद एकदम से राजेश कहता है कि और बेटा तू कैसा है, सब कुछ घर में बढ़िया है, तू चाय क्यों बेचता है, हमारे पास तो बहुत जमीन जायदाद है, इतने बुरे दिन आ गए जो तू चाय बेच रहा है। ये सब कुछ देखकर जो राजेश का पिता है वो उसके मुंह में चाय रह जाती है। वो कहता है कि बेटा कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रहा है, ये व्यक्ति कितना बड़ा है और इससे तू अपना बेटा कह रहा है, ऐसी गंदी बातें नहीं किया करते, ये अच्छी बात नहीं है, वरना मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा। राजेश कहता है कि नहीं, ये मेरा ही बेटा है पिताजी, आपको नहीं पता, ये मेरा बेटा है और मेरा ही खून है, आप ऐसा मत कीजिए। अब वो चाय वाला चाय तो नहीं बनाता है, उस 9 साल के बच्चे के पास राजेश के पास आकर बैठ जाता है और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहता है कि और छोटे, तुमने मुझे इतने बड़े व्यक्ति को अपना बेटा बना लिया, तू तो बड़ा ही चंट और चालाक है, बड़ा होशियार बच्चा बनेगा तुम्हारा। तो यहाँ पर राजेश उल्टा उसके हाथ को अपने कंधे से हटाता है और अपने हाथ को उसके कंधे पर डालता है और कहता है कि तुम्हारी माँ पद्मा कैसी है। अब दोस्तों ये बात सुनकर वो चाय वाला एकदम से खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मेरी माँ का नाम तुम्हें कैसे मालूम, तुम मेरी माँ का नाम कैसे ले सकते हो, मेरी माँ तो कभी गांव से बाहर ही नहीं जाती है, जाती भी है तो तुम मेरी माँ का नाम कैसे जानते हो, तुम तो बहुत छोटे हो। इसके बाद जो राजेश का पिता है वो भी हैरान हो जाता है कि भाई मैं तो तुम्हारे घर को भी नहीं जानता, कहाँ पर तुम्हारा घर है, तुम्हारी माँ कैसी है, तो ये बेटा ऐसे नाम क्यों ले रहा है। वो कई बार राजेश का पिता कहता है कि बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो। तो राजेश कहता है कि पिताजी आप थोड़ी देर चुप रहोगे, मुझे बहुत सारी बातें जाननी है, काफी दिन हो गए मुझे इन लोगों से मिलने में, अब मुझे इसके घर जाना है, अपने घर जाना है और अपनी पत्नी से मिलना है। दोस्तों जो चाय वाला होता है तुरंत अपना शटर नीचे डालता है और कहता है कि तू चल, तू बता मेरा घर कहाँ पर है, तू रास्ता बता। दोस्तों राजेश उस चाय वाले से आगे आगे चलता रहता है और कहता है कि मेरे पीछे पीछे आ जाना। दोस्तों राजेश सीधा उस घर में पहुंच जाता है जो उस चाय वाले का घर होता है। घर बहुत अच्छा था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वो अंदर जाता है तो वहां पर एक महिला बैठी हुई है और वो महिला पटले पर बैठी हुई है। गांव में एक पटला होता है, छोटी मूढ़ी, उस पर बैठी हुई है। तभी वहां पर राजेश उसके सामने जाकर बैठता है और कहता है कि और पद्मा क्या हाल है तुम्हारे। तो पद्मा हैरान और परेशान कि भाई तू कौन है और ऐसे क्यों कह रहा है। तो वो कहता है कि पद्मा भूल गई, अपने पति को कैसे भूल सकती हो, जिस पति की अर्थी तुमने अपने हाथों से सजाई थी, तुमने भी तो उसके साथ मिलकर मुझे गोलियां मारी थी। दोस्तों उस पत्नी के हाथ में एक ग्लास होता है, वो ग्लास छूट जाता है और वो हैरान और परेशान, एकदम से उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मेरे पति को तो गए हुए भी 10 साल हो चुके हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैंने क्यों मारा है अपने पति को। तो वो कहता है कि मैंने केवल ये कहा था कि तुमने मेरी अर्थी अपने हाथों से सजाई, मैंने ये कब कहा था कि तुमने अपने पति को मारा है। दोस्तों यहाँ पर वो फंस जाती है। अब फंसने के बाद जो राजेश होता है अपने बेटे से कहता है कि रुको बेटे, अभी तो बहुत राज निकलवाऊंगा, तुम चिंता क्यों करते हो। अब चाय वाला सोचता है कि ये बच्चा क्या करेगा। दोस्तों कई चीजें अंदर से जो राजेश होता है निकाल कर लाता है और कहता है अब यहाँ पर वो महिला अपने आप को साफ सिद्ध करने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करती है और जो राजेश का पिता होता है उससे जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में एक बच्चा लाकर ऐसे बैठाने की, तुम मुझे साबित क्या करना चाहते हो, क्या तुम मेरे ऊपर कोई आरोप लगाना चाहते हो। तो राजेश कहता है कि थम जा, मैं तेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा और मेरे पिता से ऐसी बातें मत कर, मैं तुम्हारा वही पति हूँ विशंबर, जो 33 साल का था जब तुमने उसके साथ ऐसा सब कुछ किया था। वो महिला एकदम से चुप हो जाती है, उसके मुंह पर एक ताला सा लग जाता है और वो एक तरफ खड़ी हो जाती है। तभी यहाँ पर राजेश उर्फ विशंबर कहता है कि मेरा बेटा 12-13 साल का था, स्कूल गया था और तुम अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ाया करती और तुमने उसी आशिक के साथ मिलकर मुझे मारा है ना। दोस्तों गांव के लोग इकट्ठा रहते हैं और सभी लोग हैरान खड़े देखते रह जाते हैं कि भाई एक 9 साल का बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है
और उस केस के प्रति बातें कर रहा है जिस व्यक्ति का आज तक कोई अता पता नहीं है। दोस्तों अब वो लड़का और भी सारे राज खोलता है जो राजेश उर्फ विशंबर होता है। वो कहता है कि तुम पद्मा हो, ये मेरा बेटा है और तुम्हारा जो आशिक है वो पुलिस वाला है ना, उसी के साथ तुमने मिलकर मुझे मारा है ना, उसी की रिवॉल्वर से तुमने मुझे मारा है ना। पद्मा के होश गुम हो जाते हैं। तभी वहां पर जो राजेश का पिता होता है वो पुलिस को तुरंत बुला लेता है। दोस्तों वहां पर पुलिस आ जाती है और यहाँ पर जो राजेश होता है पुलिस के सामने सारी सच्चाई रखता है। राजेश कहता है कि सर, मेरी उम्र उस वक्त 33 वर्ष होती है। मेरी पत्नी उस पुलिस वाले से गलत संबंध थे, इसके नाजायज रिश्ते थे। इस बात के बारे में जैसे ही मुझे पता चलता है तो मैं इसको बहुत खरी खोटी सुनाता हूँ, इन दोनों को दूर कर देता हूँ और मैं सोचता हूँ कि शायद इससे गलती से हो गया है, तो मैंने इसको माफ कर दिया और सोचा कि मेरा घर बसा रहेगा। लेकिन अब कई दिन बीत जाते हैं, 2 या 3 महीने बीत जाते हैं और 3 महीने बाद मुझे एक दिन फिर ये दोनों एक साथ मिलते हैं और ऐसी हालत में मिलते हैं जो हालत मैं आप लोगों के सामने नहीं बता सकता। एक छोटा सा बच्चा इन बातों को कर रहा था, पुलिस वाले सारी बातें सुन रहे होते हैं। तभी राजेश कहता है कि मैं जब इनको देखता हूं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं इनसे कहता हूं कि आज मैं तुम्हारा भांडा पूरे गांव में फोड़ूंगा और सभी से कहूंगा। ये मेरे पैरों को आकर लिपट जाती है और मुझसे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। उस दिन भी मुझे क्या हो जाता है कि मैं इसकी बातों में आ जाता हूँ। साहब अब शाम के वक्त मुझे ये बाहर ले जाती है कि मेरा आज कहीं जाने का मन है, क्योंकि मेरा दिल बहुत परेशान है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मेरा मन है मैं अपने आप को खत्म कर लूं। तो मुझे इस महिला पर तब भी रहम आ जाता है और मैं इसको बाजार ले जाता हूं, रास्ते में ले जाता हूं। सुनसान एरिया जहां पर पड़ता है वहां इसका वो आशिक पुलिस वाला खड़ा हुआ होता है और वो पुलिस वाला रिवॉल्वर के साथ होता है। मैं देखते ही समझ जाता हूं कि कुछ होने वाला है, लेकिन जैसे ही मैं वहां पर उतरता हूँ, ये भी उतरती है, तो ये तुरंत मुझे पकड़ लेती है। साहब थोड़ी सी रात हो रही थी क्योंकि शाम का वक्त हो जाता है और मैं इनसे छूटने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उस पुलिस वाले ने मेरी कमर पर गोली चला दी, मेरी पीठ पर। और उसके साथ जब मुझे गोली लग जाती है तो फिर मैं चलने लायक नहीं रहता, तो उसके साथ मिलकर मेरी जो पद्मा है ना, ये भी मेरे ऊपर फायर करती है। ये दोनों गोली चलाते हैं और गोली चलाने के बाद वहां पर वो जगह है, खेतों के पास खाली जगह है, वहां पर इन लोगों ने मुझे दफना रखा है। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो चलिए आप मेरे साथ अभी चलिए, वहां पर मेरी आपको कंकाल तो मिलेगा। 10 साल हो चुके हैं उन बातों को। पुलिस वाले देखते रह जाते हैं। पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था, कानून इस बात को नहीं मानता है। पुलिस वालों ने कह दिया था कि या तुम्हारा ये जन्म है या वो जन्म है, हम बिना सबूत के कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। अब दोस्तों उस बच्चे के कहने पर पुलिस वहीं पर खुदाई करती है। जब पुलिस वहां पर खुदाई करती है तो पद्मा बार बार एक बात कहती कि सर आप बच्चे की बातों में क्यों आ रहे हो, ये तो वैसे ही किसी ने इसको भड़काया है, किसी ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। तो एक पुलिस वाला कहता है कि तुम कौन सी कोई नेता हो या प्रधानमंत्री हो जो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रचेगा, अगर कोई ऐसी बात ही नहीं है तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही है। और दोस्तों वहां पर खुदाई शुरू होती है। जहां पर खुदाई होती है वहां पर एक कंकाल मिलता है। जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो उस कंकाल की पीठ पर 3 से 4 गोलियां लगी हुई थी, जो वो लड़का अपने जन्म के साथ उन गोलियों को अपनी पीठ पर लेकर आया था। दोस्तों वो लड़का आज भी है, अगर आपको देखना है तो गांव के नाम बता दिए हैं, आप वहां पर जाकर उन गांव में उस लड़के को देख सकते हो। तो ये कहानी, यहाँ पर वो गोलियां लगी हुई होती हैं। अब कानून पुनर्जन्म को नहीं मानता, लेकिन कुछ तो पाया है और बहुत कुछ पाया है, सब कुछ पाया है। जो पिछले जन्म का विशंबर था उसका केस अब स्ट्रॉन्ग किया जाता है और विशंबर का जो बेटा था अब जवान हो चुका था, वो अपने पिता की तरफ से अपने पिता को इंसाफ दिलाता है। अपनी माँ और उस माँ के साथ जो व्यक्ति मिला हुआ था पुलिस वाला, उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। और दोस्तों ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। जो राजेश होता है अपने पिता के साथ अपने घर में बड़े अच्छे से रहता है। उस लड़के का इंटरव्यू होता है, कई लोग उसके इंटरव्यू लेते हैं, बहुत सारी उनसे बातें करते हैं, जानकारी लेते हैं, अपने YouTube चैनल पर डालते हैं। तो ये घटना हमने आप लोगों के सामने रखी। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जहां पर उन लोगों को ये सुनानी चाहिए, उन लोगों को बतानी चाहिए जो लोग कहते हैं ना कि ना ही तो ईश्वर होता है, ना ही कोई ऐसी चीज होती है। तो भाई इस दुनिया में सब कुछ होता है। जो चीजें हमारे किताबों में ऐड हो चुकी हैं उन्हें कौन मिटा सकता है।
सब चीजें होती हैं, सब कुछ होता है। तो इस कहानी को लाने का केवल एक ही उद्देश्य था कि आप लोगों के सामने एक बात रखी गई है जो हमारे आसपास हो रही है। किसी को दुखी करना या परेशान करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। अब दोस्तों आपको उन लोगों के नाम बता दूं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं और उनके बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। पहला, निमिता सिन्हा। निमिता सिन्हा जी, आपने कमेंट किया था कि मेरी बेटी क्या पुनर्जन्म ले सकती है। वो ऊपर वाले के हाथ में है, वही करते हैं जो कुछ करते हैं। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा कमेंट हमें किया है। हमेशा खुश रहिए, अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए। दूसरा, मोहन राम शर्मा। मोहन राम शर्मा जी, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तीसरा, धनश्याम। चौथा, चंदन सिंह। पांचवा, महेश रस्तोगी जो छपरा बिहार से हैं। इन्होंने हमारी कई वीडियो पर कमेंट करे हैं। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कमेंट तो बहुत है, अगर कमेंट लेने बैठ गई तो पूरी वीडियो ही कमेंट में निकल जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने अच्छे कमेंट किए हैं और हमें प्यारे कमेंट लगे हैं, उन सभी के नाम है। तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा, जो आप अपनी इस बहन को, बेटी को इतना सपोर्ट कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद।